दूसरे विश्व युद्ध ने इंसानियत को ऐसे जख्म दिए जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। करोड़ों जानें गई, हंसते खेलते शहर मलबे में तब्दील हो गए और लोगों के मन में कभी ना भरने वाला डर बैठ गया। लेकिन एक तरफ नाजी हुकूमत अपनी नफरत की सोच को फैलाने में अंधी थी, वहीं कुछ शातिर लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस तबाही को पैसा छापने के मौके की तरह देखा। बेगुनाह लोगों से जबरन मजदूरी करा के और दूसरों की जायदाद हड़प कर इन लोगों ने अपनी तिजोरियां खूब भरी। आज हम पर्दा उठाएंगे उन नाजियों के चेहरे से जो दूसरे विश्व युद्ध की तबाही के बीच अपनी तिजोरियां भरकर अरबपति बन गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जहां पूरी दुनिया खून खराबा और गरीबी झेल रही थी, वहीं हिटलर और उसके खास वफादारों ने दौलत बटोरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। हिटलर खुद को एक साधारण इंसान दिखाता था, लेकिन असल में वो उस वक्त के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गया था। उसने अपनी किताब मीन कैफ की करोड़ों कॉपियां बिकवाई क्योंकि सरकार ने हर शादीशुदा जोड़े के लिए इसे खरीदना जरूरी कर दिया था। इतना ही नहीं, अपनी फोटो डाक टिकटों पर छपवाने के बदले भी उसने भारी रॉयल्टी वसूली। उसके करीबी साथी हरमन गोयरिंग ने तो पूरे यूरोप की बेशकीमती पेंटिंग्स और गहने लूट कर अपना महल भर लिया था। IG फॉर्बिन जैसी बड़ी कंपनियों ने नाजी कैंपों में बंद कैदियों से जबरन मुफ्त में काम करवाया और युद्ध के टैंक और हथियार बनाकर खूब मुनाफा कमाया। नाजियों ने यहूदियों और कब्जे वाले देशों के बैंक से सोना और कीमती सामान लूटकर अपनी तिजोरियां भरी। असल में जिसे वो देश के लिए जंग कहते थे, वो उनके लिए अरबपति बनने का एक जरिया मात्र था। जैकब वर्लिन की कहानी दिखाती है कि कैसे बिजनेस और सत्ता के मेल ने कुछ लोगों को माला माल कर दिया। वर्लिन सिर्फ मर्सिडीज बेंज का एक बड़ा अधिकारी नहीं था, बल्कि वो हिटलर का बहुत करीबी दोस्त भी था। जब नाजियों की ताकत बढ़ी तो वर्लिन ने इस दोस्ती का पूरा फायदा उठाया और कंपनी को युद्ध की मशीनों में बदल दिया। उसने मर्सिडीज के कारखानों में हजारों कैदियों और मजदूरों से जबरन काम कराया ताकि युद्ध के लिए ट्रक और इंजन बनाए जा सकें। इस दौरान उसे न केवल भारी सैलरी और बोनस मिले, बल्कि हिटलर के साथ नजदीकी की वजह से उसे बड़े बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलते रहे, जिससे उसने बेहिसाब दौलत जमा की। वो उस वॉक्सवैगन प्रोजेक्ट का हिस्सा था जिसे हिटलर शुरू करना चाहता था। युद्ध के बाद जब जांच हुई तो वर्लिन को जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उसने युद्ध के दौरान नाजियों की मदद करके और इंसानी मजबूरी का फायदा उठाकर जो पैसा बनाया, वो उसे उस दौर के सबसे अमीर और ताकतवर बिजनेसमैन दिग्गजों के लिस्ट में खड़ा करता है। फ्रेडरिक फ्लिक की कहानी एक ऐसे चालाक बिजनेसमैन की है जिसने युद्ध की तबाही को नोट छापने की मशीन बना लिया था। फ्लिक ने नाजियों के साथ हाथ मिलाकर और हिटलर की पार्टी को भारी चंदा देकर अपनी धाक जमाई। जैसे जैसे जर्मनी ने दूसरे देशों पर कब्जा किया, फ्लिक ने वहां की स्टील मिलों और खदानों को कौड़ियों के दाम पर हथियाना शुरू कर दिया। उसने अपने कारखानों में करीब 40,000 युद्ध बंदियों और कैंप के कैदियों से दिन रात बिना पैसे दिए काम कराया, जिससे उसका स्टील और कोयले का साम्राज्य आसमान छूने लगा। इस बेहिसाब मुफ्त की मजदूरी और युद्ध के हथियारों की सप्लाई से उसने इतनी दौलत कमाई कि वो जर्मनी का सबसे अमीर आदमी बन गया। युद्ध खत्म होने के बाद उसे नूरनबर्ग ट्रायल्स में सजा भी हुई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जेल से बाहर आने के बाद वो फिर से बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। उसकी फ्लिक डायनेस्टी दशकों तक यूरोप की सबसे अमीर फैमिली बनी रही, जिसकी बुनियाद असल में युद्ध के दौरान लोगों की मजबूरी और नाजियों के साथ के दम पर रखी गई थी। वॉल्टर फंक हिटलर की सरकार का वो शख्स था जिसने युद्ध की पूरी इकोनॉमी को संभाला और इस दौरान खुद भी जमकर दौलत बटोरी। वो राइक्सबैंक का प्रेसिडेंट और इकोनॉमिक्स मिनिस्टर था, जिसका मेन काम नाजियों की लूट को मैनेज करना था। फंक ने एक बेहद खौफनाक सिस्टम बनाया था जिसके तहत नाजी कैंपों में मारे गए लोगों के सोने के दांत, चश्मे, घड़ियां और गहने जमा कर लिए जाते थे और उन्हें पिघलाकर सोने की ईंट बनाकर बैंकों में रख दिया जाता था। इस गंदी कमाई और सत्ता के दम पर उसने आलीशान जिंदगी जी और बड़े बड़े सरकारी फंड्स तक उसकी सीधी पहुंच थी। हिटलर ने खुद उसे उसके जन्मदिन पर तोहफे के रूप में लाखों मार्क दिए थे ताकि वो अपनी वफादारी बनाए रखे। फंक ने नाजियों के जरिए कब्जे में लिए गए देशों के खजानों को खाली किया और उन पैसों से अपने बैंक और अपनी जेबें भरी। भले ही वो मैदान पर खुद नहीं लड़ रहा था, लेकिन वो नाजियों का वो फाइनेंशियल दिमाग था जिसने युद्ध की तबाही और इंसानी दर्द को नोटों और सोने में बदलने का रास्ता निकाला और खुद को बेहद रईस बना लिया। मार्टिन बॉर्मन को हिटलर की परछाई माना जाता था
और वो पर्दे के पीछे रहकर नाजियों की तिजोरी संभालता था। उसने खुद को इतना पावरफुल बना लिया था कि हिटलर तक पहुंचने का रास्ता उसी से होकर गुजरता था। बॉरमैन ने एडॉल्फ हिटलर फंड की शुरुआत की, जिसमें उसने जर्मनी के बड़े बड़े बिजनेसमैन से जबरन चंदा वसूला। कहने को तो ये पैसा पार्टी के लिए था, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा बॉरमैन के कंट्रोल में रहता था, जिससे उसने अपनी ताकत और रसूख को खूब बढ़ाया। उसने हिटलर की किताबों और तस्वीरों से होने वाली करोड़ों की कमाई का हिसाब किताब भी रखा और उसमें से अपना हिस्सा भी सेट किया। बॉरमैन ने नाजियों द्वारा लूटी गई जमीनों और संपत्तियों को हड़पने में कोई कसर नहीं छोड़ी और वो आलीशान घरों और नौकर चाकर के साथ राजाओं वाली जिंदगी जीता था। युद्ध के आखिरी दिनों में जब जर्मनी हार रहा था, तब भी वो नाजियों की विशाल संपत्ति को छिपाने और उसे मैनेज करने में लगा था। उसकी चतुराई का आलम यह था कि उसने युद्ध की आग का इस्तेमाल सिर्फ हिटलर को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को जर्मनी के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल करने के लिए किया। ब्रूनो लोहेसे एक ऐसा शातिर शख्स था जिसने युद्ध की आड़ में कला की दुनिया में जमकर लूट मचाई। वो कोई सोल्जर नहीं बल्कि एक आर्ट डीलर था, जिसे हरमन गोयरिंग ने यूरोप की सबसे कीमती पेंटिंग्स चुराने के काम पर लगाया था। लोहेसे ने पेरिस के म्यूजियमों और यहूदी परिवारों के घर से हजारों बेशकीमती कलाकृतियां जबरन छीन ली। कहने को तो वो नाजियों के लिए काम कर रहा था, लेकिन इस लूट कसोट के दौरान उसने अपनी खुद की एक गुप्त तिजोरी भी भर ली थी। उसने दुनिया की सबसे बेहतरीन आर्टवर्क को कौड़ियों के दाम पर यह डरा धमकाकर अपने कब्जे में लिया और युद्ध के बाद भी दशकों तक इन्हें छिपा कर रखा। उसकी रईसी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मरने के बाद भी उसके पास से करोड़ों डॉलर्स की पेंटिंग्स मिली, जो उसने नाजियों के रसूख का फायदा उठाकर जमा की थी। उसने लोगों की तबाही और कला की चोरी को अपनी अमीरी का जरिया बनाया और पूरी जिंदगी एक रईस आर्ट एक्सपर्ट के मुखौटे के पीछे छिपकर ऐश की। ग्योर्ग वॉन श्निट्जलर आईजी फॉर्बेन जैसी विशाल कंपनी का एक बड़ा अधिकारी था, जिसने हिटलर की नफरत की राजनीति को मुनाफे के धंधे में बदल दिया। जब नाजियों ने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू की, तो वॉन ने कंपनी की तरफ से उन्हें भारी भरकम चंदा दिया ताकि सरकार में उसकी पकड़ बनी रहे। जैसे जैसे युद्ध फैला, उसने कब्जे वाले देशों की केमिकल कंपनियों को हड़पना शुरू किया और देखते ही देखते वो बेहिसाब दौलत का मालिक बन गया। उसकी कंपनी ने नाजी सेना के लिए जहर और रबर बनाने के साथ साथ कैंपों में बंद कैदियों से जानवरों की तरह काम करवाया। इस क्रूरता के बदले उसे न केवल करोड़ों के बोनस मिले, बल्कि उसे डिफेंस इकोनॉमी लीडर जैसा बड़ा खिताब भी दिया गया। वो बड़े बड़े बंगलों में रहता था और ऊंचे नाजी अफसरों के साथ दावतें करता था। असल में श्निट्जलर उस रईस व्यापारियों का चेहरा था जिन्होंने लाशों के ढेर पर अपना आलीशान साम्राज्य खड़ा किया और युद्ध को अमीर बनने का सबसे शॉर्टकट रास्ता माना। हाइनरिक ब्यूटीफिश आईजी फॉर्बेन कंपनी का एक बड़ा दिग्गज और नाजी एसएस का एक हाई प्रोफाइल अफसर था, जिसने युद्ध को पैसे छापने का जरिया बना लिया था। वो सिंथेटिक फ्लूइड बनाने का एक्सपर्ट था, जिसकी हिटलर की सेना को सबसे ज्यादा जरूरत थी। अपनी इस काबिलियत के दम पर उसने सरकार से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किए और कंपनी में अपना कद इतना बढ़ा लिया कि वो उस दौर के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गया। ब्यूटीफिश ने ऑशविट्ज जैसे खतरनाक कैंपों के पास कारखाने लगवाए और वहां कैदियों से बिना पैसे दिए दिन रात काम करवाया ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। इस बेहिसाब कमाई की वजह से उसे हिटलर की तरफ से बड़े इनाम और लाखों के बोनस मिले, जिसे वो बेहद आलीशान जिंदगी जीता था। युद्ध के बाद उस पर जुल्म ढाने के आरोप भी लगे और उसे सजा भी हुई, लेकिन उसने युद्ध की तबाही के बीच जो दौलत और रुतबा हासिल किया, वो दिखाता है कि कैसे बड़े बिजनेसमैन ने नाजियों का साथ देकर अपनी तिजोरियां भरी थी। फ्रिट्ज थाइसेन जर्मनी के उन सबसे बड़े और रईस स्टील कारोबारियों में से एक था जिसने हिटलर को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने में सबसे ज्यादा पैसा लगाया। थाइसेन को लगता था कि हिटलर उसके बिजनेस को कम्युनिस्टों से बचाएगा, इसलिए उसने नाजी पार्टी को दिल खोलकर चंदा दिया। जब नाजियों का राज शुरू हुआ, तो थाइसेन के स्टील साम्राज्य ने युद्ध के हथियारों की डिमांड के चलते बेहिसाब मुनाफा कमाया और वो उस दौर के सबसे ताकतवर और रईस लोगों की लिस्ट में टॉप पर पहुंच गया। हालांकि बाद में हिटलर की कुछ नीतियों से अनबन होने की वजह से उसे जर्मनी छोड़कर भागना पड़ा और उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई। लेकिन युद्ध के शुरुआती सालों में उसने नाजियों की जीत पर दाव लगाकर अपनी तिजोरियां खूब भरी। उसकी कहानी ये बताती है कि कैसे बड़े बिजनेसमैन ने अपने फायदे के लिए हिटलर का साथ दिया और युद्ध की आहट के बीच करोड़ों की दौलत बनाई, भले ही बाद में वही आग उसके अपने घर तक पहुंच गई।
गुंटर क्वांट और उनका परिवार आज BMW जैसी बड़ी कंपनियों के मालिक के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनकी इस बेशुमार दौलत की शुरुआत बहुत ही कड़वे सच से जुड़ी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान गुंटर क्वांट ने हिटलर और नाजियों के साथ मिलकर अपने बिजनेस को 7वें आसमान तक पहुंचा दिया। उसने अपनी फैक्ट्रियों में बैटरी, हथियार और मिसाइल के पुर्जे बनाने के लिए करीब 50,000 कैदियों और युद्ध बंदियों से जबरन मजदूरी करवाई। इन मजदूरों को ना तो पैसे मिलते थे और ना ही ठीक से खाना, जिसके दम पर क्वांट ने भारी मुनाफा कमाया और अपनी तिजोरियां भर ली। उसे डिफेंस इकोनॉमी का लीडर कहा जाता था और नाजियों ने उसे कई यहूदी बिजनेसमैन की कंपनियां भी कौड़ियों के दाम पर दिलवा दी थी। युद्ध के बाद इस परिवार ने अपनी इसी काली कमाई को स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट किया और आज वो दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में गिने जाते हैं। क्वांट परिवार की कहानी ये बताती है कि कैसे युद्ध की तबाही और मजदूरों के खून पसीने से एक आलीशान बिजनेस साम्राज्य खड़ा किया गया। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर देना। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।